नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार मिशन 120 जेडीयू का क्या है। जी हां, दरअसल जेडीयू अपने पुराने साथियों को एक बार फिर वापस आने की अपील कर रही है। इसके बड़े नेता कह रहे हैं कि आइए जेडीयू के साथ जुड़िए और जो 2010 वाली हमारी स्थिति थी उसमें हम वापस लौटेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के लिए जो बचा खुचा काम है उसको जोरदार तरीके से करना चाहते हैं और बिहार में नीतीश से बेहतर विकल्प अभी भी कोई नहीं है, ऐसा कहना जेडीयू के नेताओं का है। इसलिए जेडीयू के नेता इसको लेकर के रणनीति भी बनाने लगे हैं, कई लोगों को साथ जोड़ने भी लगे हैं। आपको बेहतर पता है कि झारखंड से सरयू राय को जेडीयू ने अपने साथ मिला लिया है, मनीष वर्मा को महासचिव बना दिया है, कई सारे ऐसे दल के लोग हैं, श्याम रजक उनको साथ ले आए हैं, क्योंकि श्याम रजक दलित चेहरा होंगे। आपको पता है पहले भी वो जेडीयू में थे, मंत्री भी थे, फिर लालू प्रसाद के साथ चले गए, वापस फिर जेडीयू में आए हैं। तो ऐसे कई नेताओं को साथ जोड़ने की कवायद शुरू हो चुकी है और इस बारे में कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हों चाहे महासचिव मनीष वर्मा हो, इन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि 3 नंबर की पार्टी, जी हां, 2020 में जेडीयू 3 नंबर की पार्टी बन गई थी, 43 विधायक ही जीत पाए थे। अब वो 1 नंबर की बनने के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल हो उठी है। ऐसे में सवाल उठता है कि राज्य में प्रशांत किशोर भी बहुत एक्टिव है, राज्य में आरजेडी भी बहुत एक्टिव है, तेजस्वी यादव लगातार जेडीयू और एनडीए की सरकार पर आक्रामक हैं। उन्होंने 17 महीने में जो नौकरियां बांटी गई, तेजस्वी यादव कहते हैं कि उनकी वजह से ये नौकरियां दी गई हैं। तो सवाल बहुत गंभीर है कि ऐसी परिस्थितियों में जेडीयू क्या 3 नंबर से 1 नंबर बन पाएगी? इसके लिए जेडीयू क्या कुछ कर रही है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जेडीयू की असली रणनीति क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा क्या कह रहे हैं और फिर हम आपको सुनाते हैं कि तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं और उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा, क्योंकि हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ मेहमान जो कि बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं, अंदर की राजनीति को बखूबी समझते हैं, हर पार्टी की रणनीति को डिकोड करना बेहतर तरीके से जानते हैं। वो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आइए पहले सुनते हैं संजय झा क्या कह रहे हैं और साथ ही साथ तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से बात की थी, उनके पास थोड़ा समय का कमी था और इसलिए क्योंकि समय नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उन्होंने त्याग पत्र दिया। अच्छा, अशोक चौधरी जी का जो स्टेटमेंट आया उसको लेकर के काफी हंगामा हो गया अपोजिशन। देखिए, हमारी पार्टी कभी भी जात की बात कभी नहीं की आज तक। इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड इस पार्टी का रहा है, कभी भी इस पार्टी ने किसी जात के नाम पर न राजनीति की और सबको लेके चलने वाली पार्टी जदयू और नीतीश कुमार रहे हैं। सर्व समाज के साथ हमारा पार्टी भी देखिएगा तो आपको सब लोग दिखाई पड़ेंगे इसमें, इसलिए हम लोग सबको लेके चलते हैं। उन्होंने एक्सप्लेन भी किया। देखिए, अलग अलग दल में कोई इधर जा रहा है, कोई उधर आता है। आजकल सबको तो पद चाहिए, एमएलए एमपी सबको बनना है, एमएलसी बनना है, राज्यसभा बनना है, कुछ ना कुछ पद तो लोगों को चाहिए, लेकिन पद जो है बड़ा लिमिटेड है। मान लीजिए 243 सीट है ना, तो कोई भी दल लड़ती है गठबंधन में, मान लो हम पिछले बार 150 लड़े, तो 150 लोग को ना टिकट दीजिएगा। तो विचारधारा की जो राजनीति है वो होनी चाहिए। हम लोग आज तक अपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आज तक बीजेपी से हम लोगों ने हाथ नहीं मिलाया, आरएसएस से हाथ नहीं मिलाया। हम लोग चाहे सत्ता रहे या ना रहे, हम लोग का जो विचारधारा है उस पर खड़े रहे। तो आपने सुना, तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमने विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया। संजय झा बता रहे हैं कि केसी त्यागी ने पद क्यों छोड़ा। संजय झा बता रहे हैं कि हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं और संजय झा ये भी कह रहे हैं कि कैसे हम
नंबर 1 की पार्टी बनने जा रहे हैं। वो रणनीति किस तरीके से बना रहे हैं, किसको कहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, ये सारी बातें संजय झा कैसे कर रहे हैं, क्या उनकी तैयारी है, इन तमाम बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रोफेसर सुधांशु कुमार जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी रंजन भी जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय, मैं सीधा आपके पास आना चाहता हूं और मेरा सीधा सा सवाल है, केसी त्यागी प्रधान प्रवक्ता से हट गए, ये काफी ज्यादा चर्चा में रही बात, लेकिन मुख्य बात जो जेडीयू के अंदर चल रही है वो ये है कि कैसे मिशन 120 2025 में पूरा किया जाए। और इस कवायद में हमने ये भी देखा कि कई लोग पार्टी के साथ जुड़ भी रहे हैं, लेकिन इससे अलग हमें यह भी देखना होगा कि प्रशांत किशोर भी बहुत एक्टिव हैं, उनकी पार्टी भी जोरदार जमीन पर काम कर रही है। क्या आपको लगता है कि श्याम रजक के आने से और कुछ और लोगों को साथ जोड़ लेने से जेडीयू अपने मिशन 120 को पूरा कर पाएगी? इस स्थिति में है क्या जेडीयू? नहीं, वैसा कुछ नहीं है कि एक नेता के आ जाने से 120 का मिशन पूरा कर लेगी और किसी नेता के छोड़ देने से वो मिशन से पीछे रह जाएगी। वो व्यक्ति विशेष पर नहीं, वो तो उनका अपना एक वोट का कॉम्बिनेशन, और उस कॉम्बिनेशन पर वो भरोसा करते हैं, जो कहते हैं कि ईबीसी मेरे साथ है, महादलित मेरे साथ हैं, जिसकी बात वो करते हैं। तो अब इनका क्या कॉम्बिनेशन है? एनडीए का कॉम्बिनेशन तो दिख रहा है, और उस एनडीए के कॉम्बिनेशन में सेंधमारी कितना, जो प्रशांत किशोर का आपने नाम लिया, करेंगे, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारी लड़ाई आरजेडी से नहीं है, हमारी लड़ाई एनडीए से। तो एनडीए के साथ हैं कौन? अगर नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान हैं और भारतीय जनता पार्टी, जीतन राम मांझी हैं, अगर इनको भी मान करके चला जाए तो एनडीए का जो कॉम्बिनेशन है, तो हर नेताओं का या हर पार्टियों का एक अपना जातीय गोलबंदी है या एक सोशल इक्वेशन, जो आप उसको कह दीजिए। उस सोशल इक्वेशन में माना जाता है कि ईबीसी के वोटर आज भी इंटैक्ट हैं नीतीश कुमार जी के साथ। लेकिन लोकसभा के चुनाव में तो कहीं कहीं इस तरह की चीजें नहीं दिखी। अगर कुशवाहा और कुर्मी की बात की जाए तो लवकुश समीकरण टूटते हुए दिखा। क्या लालू प्रसाद जी या आरजेडी, क्या वो कुशवाहा और जो कुर्मी उम्मीदवार हैं उन पर वो दांव नहीं लगाएंगे? क्या ईबीसी वोटर पूरी तरह से इंटैक्ट रहेंगे या उनका बंटवारा भी आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों में होगा? या जो अपर कास्ट के लोग हैं, क्या वो पूरी तरह से इंटैक्ट रहेंगे? एक बयान जो अभी भी तूफान मचाए हुए है, अशोक चौधरी जी ने जाकर के जो कह दिया कि जहानाबाद के भूमिहारों ने वो वोट नहीं किया नीतीश कुमार जी की पार्टी को या जेडीयू, तो अगर क्या वो सारे अपर कास्ट के लोग नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, ईबीसी के लोग खड़े हैं, लवकुश समीकरण उनके साथ है, और एक दलित गठबंधन जिसमें श्याम रजक के आने के बाद अशोक चौधरी जी है, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी हैं, अगर सबका कॉम्बिनेशन बन रहा है तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो एक बेहतर आंकड़ा नहीं छू सकते हैं। टारगेट तो हर पार्टियां रखती है कि हम 130, 140 तक पहुंच जाएं, लेकिन अगर 100 सीट भी जीत जाते हैं, 90 सीट भी जीत जाते हैं, तो 43 से तो बेहतर ही स्थिति में रहेंगे। देखना होगा कि एनडीए के लोग किस तरह से अपने सोशल इक्वेशन नीतीश कुमार के साथ रह करके साध पाते हैं। हाँ, ज्वाइन तो लोग कर रहे हैं, जिस तरह से देखा जा रहा है कि ज्वाइन लोग कर रहे हैं, और खास करके दलित समाज के लोग। अब मुकेश सहनी जी नाराज हैं और मुकेश सहनी जी से जाकर के अशोक चौधरी मिल रहे हैं, तो अगर वो सोशल इक्वेशन बनाने में नीतीश कुमार कामयाब हो जाए
तो उस स्थिति में हो सकता है कि एक इक्वेशन बने और उस इक्वेशन में कम से कम तीसरे नंबर की पार्टी ये नहीं रहे, ये और बेहतर परफॉर्म करके दिखाएं, इसकी संभावना बन सकती है। लेकिन थोड़ा अभी ये प्री मैच्योर हो गया। अभी जिस तरह से चीजें चल रही है, अभी मैं देख रहा था कि केसी त्यागी जी को इस्तीफा देना पड़ा, नीरज कुमार पर भी बात चल रही है कि क्या नीरज कुमार भी मुख्य प्रवक्ता रहेंगे या उनको भी किनारे लगा दिया जाएगा। तो अभी कौन रहेंगे, कौन जाएंगे, किनको लाया जाएगा, कौन सा समीकरण जोड़ा जाएगा, किनके जिम्मे कमान होगी, उस भोंजे पार्टी के सदस्य कौन होंगे, उससे बाहर कौन होंगे। और कहा तो यही जाता है कि सारी रणनीति नीतीश कुमार तय करते हैं। अब एक छोटा उदाहरण देकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। काकोलत में कार्यक्रम था, वहां पर मुख्यमंत्री के साथ दो डिप्टी सीएम थे, विजय सिन्हा भी थे और सम्राट चौधरी भी थे। अभी खेल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ, राजगीर में एक डिप्टी सीएम को गायब कर दिया गया, वहां मुख्यमंत्री जी थे और सम्राट चौधरी थे। तो ये समीकरण कौन सा बना रहे हैं मुख्यमंत्री जी, अब ये तो वो बताएंगे। अगर सोशल इक्वेशन को वो साधने में कामयाब हो गए और सारा समीकरण, कहा जाता है कि ललन सिंह के सारे लोगों को कोर टीम से बाहर निकाल दिया गया, चाहे वो राष्ट्रीय फलक पर हो या बिहार के संगठन में हो, तो कौन सा इक्वेशन इनका बनता है, किनको ये एंट्री दे रहे हैं, किनको ये बाहर कर रहे हैं, थोड़ा देखने दीजिए तो तस्वीर और साफ होकर गया। नहीं देखिए, मैं चाहूंगा प्रियदर्शी रंजन जी बोले, क्योंकि देखिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पे ललन सिंह का बयान आपने सुना, किस तरीके से संसद में ललन सिंह बोल रहे थे और उनके बाहर निकलते ही जेडीयू का स्टैंड किस तरीके से बदल गया। विजय चौधरी जेपीसी में जाने की बात कहने लगे और फिर ऐसे लगने लगा कि जेडीयू का स्टैंड डाइल्यूट हो रहा है। जबकि ये भी सच बात है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए 12% से ज़्यादा मुसलमानों का वोट पाने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार अपना सेकुलर क्रीडेंशियल खोना नहीं चाहते हैं। और इसलिए आप देखिए कि जमा खान ने विरोध किया और उसके बाद क्या हुआ, शिया सुन्नी के नेताओं को बुला करके एक बैठक की गई। दरअसल जेडीयू को ऐसा लग रहा है कि हम इस तरह का स्टैंड बना करके रखें कि हमारे वोटर्स हमसे जुड़े रहें, और इस कवायद में जेडीयू कई तरह की पहल कर रही है, अलग अलग जातियों के नेताओं को जोड़ भी रही है। जो जेडीयू से छोड़ करके बाहर निकले हैं उनको अपने साथ लाने का प्रयास भी कर रही है। और जेडीयू सबकी पार्टी है, मिडिल पाथ अपनाती है, उस तरह का मैसेज देने का काम भी कर रही है। लेकिन इस सब के बावजूद 18-19 साल सत्ता में रहने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि एंटी इनकम्बेंसी भी तो कोई चीज होती है? लेकिन फिर भी नीतीश कुमार और उनके सिपह सलार कॉन्फिडेंट हैं कि हम मिशन 120 को छू लेंगे। क्या ऐसा हो पाएगा प्रियदर्शी रंजन जी? क्या आपको संभव दिखाई पड़ रहा है? देखिए, मिशन 120 से पहले जनता दल यूनाइटेड में जो कुछ चल रहा है उससे कई संकेत समझे जा सकते हैं। मेरा मानना है कि 120 से पहले जनता दल यूनाइटेड पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर धकेल देना चाहती है, पहली बात। दूसरी बात, वो उन तमाम नटों को, अपने ढीले नटों को कस देना चाहती है जिसकी वजह से 2020 के चुनाव में पटखनी खानी पड़ी थी। और तीसरी नंबर की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को बन करके संतोष करना पड़ा था। आज की तारीख में आप, और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड का जो रवैया है वो कहीं न कहीं एनडीए की विचारधारा से दूर होता जाता दिख रहा है। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के मामले में ललन सिंह ने, जो आपने जिक्र भी किया कि भाषण दिया, पक्ष में माहौल बनाया संसद में, और बाद में जनता दल यूनाइटेड के दूसरे नेता विजय चौधरी ने जेपीसी की बात कही और जनता दल यूनाइटेड में तमाम बैठकें हुई। यहाँ तक कि ललन सिंह संसद में एक तरफ भाषण देकर के दिल्ली से लौटे तो दूसरी ओर उनको पटना में मुसलमान नेताओं के बीच में बैठक करनी पड़ी और यह सफाई देना पड़ा कि नहीं नहीं, हम तो आप लोगों के साथ। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा माहौल बनता हुआ दिख रहा है वो एनडीए की विचारधारा से जनता दल यूनाइटेड की दूरी को दर्शा रहा है। आपने देखा होगा केसी त्यागी का त्याग पत्र, आप अशोक चौधरी के बयान को समझिए, ये यूं ही नहीं है अशोक चौधरी का बयान आना और उस पर जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेताओं की चुप्पी। कोई भी बड़ा नेता खुल करके न पक्ष में न विपक्ष में अशोक चौधरी के बोल रहा है।
तो इसका क्या मतलब समझा जाए? यही मतलब समझा जा सकता है कि देखिए, एनडीए का आज भी हार्ड कोर कैडर अगर कोई है तो 1, 2, 3 में अगर प्रथम पर किसी को रखना हो तो एक जाति विशेष का नाम लिया जाता है, जिस जाति विशेष को नाम लेकर के अशोक चौधरी ने बड़ी ही निंदनीय बात, राजनीति में उस तरह की बात को निंदनीय ही कहा जाता है, कही जहानाबाद में। तो ये दर्शा रहा है कि हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड का एनडीए से मुंह भंग हो रहा हो। क्योंकि देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों अलग अलग होता है। लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बिहार में एज है, और नीतीश कुमार जैसे कुशल राजनेता इस बात को भली बात ही समझते हैं कि लोकसभा में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और किसके चेहरे पर वोट आएगा। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की जब बात होती है तो पूरी तरीके से मामला बदल जाता है। तो नीतीश कुमार को यह भी लग सकता है कि लोकसभा चुनाव में जो होना था सो हो गया, और हमारी हिस्सेदारी तो केंद्र में बहुत मिली नहीं है, और अगर बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी सीटों को बढ़ाना है तो वे तमाम समीकरणों को टटोला जाए। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड का कोई भावनात्मक रिश्ता तो है नहीं, पूरी तरीके से व्यवहारिक रिश्ता है, और व्यवहार तब तक है जब तक सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने पर जनता दल यूनाइटेड को आती हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो देखा गया वो ट्रेंड जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ गया। अशोक चौधरी ने जो बयान दिया है उसको आने वाले आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से भी जोड़ करके देखिए। नीतीश कुमार की नापसंदगी कहीं न कहीं लोगों के बीच फैल गई है। जो एंटी इनकम्बेंसी की बात आपने कही वो कहीं न कहीं फैल गई है, और ये मध्य मार्ग अपनाने वाले नीतीश कुमार अब अपने ही बुने जाल में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। या फिर यूं कहिए कि जो वो जाल बनाए थे अब वो कमजोर हो गया है, उस जाल को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और नीतीश कुमार यह चाह रहे हैं, देखिए, जब तक एनडीए में हैं तब तक उन्हें जिस जाति को अशोक चौधरी ने भला बुरा कहा है उस जाति का साथ तो नीतीश कुमार को चाहिए होगा, और उस जाति का साथ अगर नहीं चाहिए नीतीश कुमार को तो निश्चित तौर पर उनको एनडीए से दूर होना पड़ेगा। ये 2-3 चीजें जो कड़ियां जुड़ रही हैं वो इस तरीके से जुड़ रही हैं कि नीतीश कुमार मन कहीं ना कहीं बदल रहा है, और इस बदलाव के संकेत केसी त्यागी के त्यागपत्र, ललन सिंह को बैकफुट पर धकेला जाना, और अशोक चौधरी का एक जाति विशेष को राजनीतिक तौर पर निंदा करना, और पार्टी के आला कमान नीतीश कुमार का इन तमाम मामलों पर चुप्पी, यह बता रहा है कि जनता दल यूनाइटेड फिर से कोई बड़ा खेल करने वाली है। एक मैं और बात जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरीके से संजय झा का उदय हुआ है, संजय झा के उदय के बाद, कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद जनता दल यूनाइटेड में बहुत कुछ अच्छा नहीं है। भले ही संजय झा को माना जाता है कि उनका झुकाव एनडीए के प्रति है, लेकिन उनका किसी गठबंधन के प्रति झुकाव से ज्यादा मामला है कि अपने आप को जनता दल यूनाइटेड में किस तरीके से स्थापित किया जाए। और उस फितरत में जो उसकी पूरी प्रक्रिया है, अपने आप को स्थापित, संजय झा को स्थापित करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कुछ जो पुराने जनता दल यूनाइटेड के हार्डकोर रहे हैं उनसे अब दूरियां बनती हुई दिख रही हैं। चाहे ललन सिंह के करीबी लोग हों, ललन सिंह के करीबी लोगों में आप नाम ले लीजिए, केसी त्यागी और ललन सिंह की भी अच्छी बनती है, उनका भी नाम आप ले सकते हैं। हालांकि केसी त्यागी ने हाल के दिनों में एनडीए के खिलाफ स्टैंड लिया है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही दबाव बनाया हो जनता दल यूनाइटेड पर कि केसी त्यागी को कुछ दिन के लिए शांत करे, जिस तरीके से मुखर होकर के विरोध कर रहे थे। पर प्रियदर्शी जी, हम इसको इस तरीके से भी तो देख सकते हैं। मुझे लगता है प्रोफेसर सुधांशु कुमार इसको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। दरअसल केसी त्यागी ने जो कई मुद्दे पर बयान दिया वो बीजेपी के लिए ठीक नहीं था। स्थिति ऐसी लग रही थी कि एनडीए में सहजता नहीं है। जैसे उन्होंने फिलिस्तीन के मुद्दे पर बोला, इजराइल को आर्म्स नहीं देने के लिए क्लियर कट बात उन्होंने कर दी, कोटा विद इन कोटा, लेटरल एंट्री पे उन्होंने जो बात की, क्योंकि आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो जेडीयू के कई नेता अपने सुप्रीम नेता का पीठ थपथपाने लगे कि अरे भाई, कोटा के भीतर कोटा तो नीतीश कुमार पहले ही प्रयोग कर चुके हैं। ऐसे में केसी त्यागी को साइड करने का मतलब ही ये निकलता है कि जो चीज बीजेपी को पसंद नहीं है, बीजेपी की स्थिति जहां सहज हुई है, इसलिए केसी त्यागी को यहां साइड कर दिया जाए, और केसी त्यागी साइडलाइन हो भी गए। सवाल ये उठता है
कि जेडीयू जो कर रही है उससे एक बात बहुत साफ दिखता है। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संजय झा का चुना जाना, केसी त्यागी के कुछ बयानों के बाद उनको अलग कर देना और राजीव रंजन प्रसाद को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना देना, यह साफ इशारा करता है कि जेडीयू बीजेपी के साथ अलाइंड होकर के चलना चाहती है, लेकिन साथ ही साथ अपनी सेकुलर क्रीडेंशियल भी खोना नहीं चाहती है, अपने पुराने लोगों को जोड़ना चाहती है और हर तरीके से प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी बनना चाहती है। देखिए, ये तो बड़ा मतलब अभी संजय प्रियदर्शनी जी का थोड़ा सा मतलब मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा था। अभी तो ऐसा कहीं से कोई संकेत नहीं है कि बीजेपी से जेडीयू अलग होना चाहती। किसी भी घटनाक्रम को आप उठा के देखें जो इन दिनों हुआ है, आप देखेंगे लोकसभा का जो ये सत्र खत्म हुआ उसके बाद बीजेपी ने उन सारे चीजों को ठीक करने की कोशिश की है और उसमें से दो जेडीयू और एलजेपी दोनों के यहाँ कुछ कुछ घटनाक्रम हुए हम सबके सामने। एलजेपी में भी कुछ चल रहा है क्योंकि एलजेपी ने भी इन्हीं सारे मुद्दों पर एनडीए का या बीजेपी का जो स्टैंड है उससे अलग स्टैंड लेने की कोशिश की है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो चाहे लेटरल एंट्री हो। और केसी त्यागी जी का एक स्टैंड को अगर हम मतलब जो फिलिस्तीन वाला स्टैंड है अगर उसको छोड़ दें तो बाकी के सारे स्टैंड उन्होंने कोई बहुत अलग लिए हो ऐसा नहीं है। वो वही चीजें कह रहे हैं जो जेडीयू का कोर रहा है। जो नीतीश कुमार, मान लीजिए कि इलेक्ट्रल एंट्री पे अगर वो बात करते हैं तो जेडीयू का तो वो कोर रहा है। नीतीश जी ने जाति जनगणना कराई थी, नीतीश जी जो है ने आरक्षण बढ़ाया था। और आपको एक चीज और बताऊं, ये दरअसल जो मतलब इनको जो हटाया गया है केसी त्यागी जी का, वो बेसिकली अगर देखा जाए तो वो बहुत स्पष्टता से इस चीज को दिखा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू वो अपने अलायंस को और मजबूत कर रही है। वो कहीं ना उसको कहीं से भी चोट पहुंचाने की उनकी कोई मंशा जेडीयू की तरफ से मुझे दिखाई नहीं देती। और बीजेपी भी मुझे लगता है कि अपनी सस्ता बीजेपी ने बहुत स्पष्टता से जेडीयू को भी पहुंचा दिया है और एलजेपी को, भाई अगर हम गठबंधन में चल रहे हैं तो गठबंधन धर्म को निभाने की जिम्मेवारी दोनों की है। ठीक है, मान लीजिए कि ये ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि वक्फ बोर्ड का बिल लाया जा रहा है और वक्फ बोर्ड के बिल पर इन दलों को थोड़ी भी सूचना नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। और मुझे लगता है जेडीयू को तो प्रॉपर सूचना थी, तभी ललन सिंह जी का लोकसभा में कुछ और था। वो बात है कि जो आपने कहा और जिसपे सबको ही जानते हैं कि नीतीश जी बीजेपी के साथ रहते हुए भी जो उनका कोर वोट है, जो उनकी जो पहचान है, उस पहचान के साथ वो कोई समझौता नहीं करते हैं। साथ रहते हुए भी अपने लोगों से बयान दिलवाते और साथ रहते हुए भी अपना अलग स्टैंड जो खास करके अल्पसंख्यकों के संदर्भ में है, जो सोशल जस्टिस के संदर्भ में है, वो सब चीजें वो अपनी तरफ से कहते रहते हैं, करते रहते हैं। और वो अभी भी दिख रहा है। इसमें जो तीन चीजें मुझे डिफरेंट दिख रही है, ये जो अशोक चौधरी का बयान है वो मुझे बड़ा चौंकाने वाला लग रहा है। या तो हो सकता है कि उन्होंने यूं ही बोल दिया है या कोई प्लान है, ये तो देखना पड़ेगा क्योंकि जो रिएक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि देखिए संजय झा जी ने उसको बहुत स्पष्ट कर दिया कि नहीं ये कोई पार्टी का बयान नहीं है। लेकिन वो बयान उन्होंने दिया क्यों है? अशोक चौधरी तो बहुत करीबी माने जाते हैं नीतीश जी के और उनका तो हो सकता है कि कहीं उस समसामयिक ढंग से दे दे। लेकिन एक चीज जो आज मैं देख रहा था जब बिहार के चैनलों को देख रहा था, उसमें एक चैनल एक बड़ी चीज चला रहा है कि कल लल्लन सिंह जी का जन्मदिन था और नीतीश जी ने कोई मतलब जो सोशल मीडिया पे जो जाके बधाई देने का काम है और जेडीयू के कई सारे जो जिन बड़े नेताओं की बात होती है उनमें से किसी ने उनको बधाई तक नहीं दिया है। अब इसका भी एक मतलब एक अलग अर्थ निकल जा रहा है कि भाई इस तरह से जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, वो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस घटना जब उनको हटाया गया उसके पहले बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो ऐसा नहीं बाद में उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई या कुछ हुआ। उनको जहां से वो टिकट चाहते थे टिकट मिला, वो लोकसभा जीते हैं और आज के दिन जेडीयू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोकसभा में एक तरह से, क्योंकि उन्हीं के पास सबसे बड़ा मंत्रालय है। उसके बावजूद भी उनको पार्टी के अंदर से उनको बधाइयां नहीं दी जा रही है। तो कुछ तो अंदर खाने विद इन पार्टी चल रही है। अब एक बात और है जो आपने कहा ना 120 का, मैं 2-3 चीजें और आपको बता दूं। देखिए, पिछले चुनाव में नीतीश कुमार जी को जेडीयू को एक तरह से अभिमन्यु की तरह उनकी घेराबंदी की थी और उनके लोगों ने की थी जिनके साथ वो अलायंस में थे, बीजेपी के साथ अलायंस में थे। बीजेपी ने ही घेराबंदी करी थी और ये सारा जो रिजल्ट हुआ, ये कोई कह दे कि भाई आरजेडी बहुत मजबूत हो गई थी या आरजेडी कांग्रेस का अलायंस, वो एक वजह रही होगी बहुत उसको। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण वजह थी, आप सबको याद है, जितने लोग बैठे हैं यहाँ वरिष्ठ हैं, संजय जी आप याद रहिए, तो वहां पर एक तरह का समीकरण बिठाया गया था। ये जो 43 तक पहुंचाने के पीछे बीजेपी जी भी तो जिम्मेदार है। एलजेपी को किस तरीके से अलग करवाया गया,
बीजेपी से कुछ बड़े नेताओं को वहां भेजा गया और उनके खिलाफ जो है जेडीयू के लीडर्स, जेडीयू के कैंडिडेट्स के खिलाफ चुनाव लड़वाया गया। तो नहीं, वो रिजल्ट तो देखिए उस वजह से देखिए नहीं हो सकता कि देखिए अभी क्या है पंकज जी, अब उस एक बस 10 जोड़ रहा हूं। आज के दिन कम से कम एलजेपी, जेडीयू और बीजेपी ये तीनों एक जगह पर है, और एक जगह पर है इसका मतलब है कि पहले से तो अच्छा रिजल्ट जेडीयू करेगी, क्योंकि वो चीज जो एक बार बार इधर उधर पाला बदलने का की वजह से उनको जो नुकसान हो रहा था वो तो उन्होंने बहुत क्लियर कर दिखा दिया लोकसभा की। नीतीश कुमार जी का जो वोट बैंक है वो उनके साथ इंटैक्ट। और अगर आप लोकसभा के नजरिए से देखेंगे तो लोकसभा के नजरिए से तो आज के दिन एक नंबर 1 पार्टी है लोकसभा के नजरिए, आप उठाकर देख लीजिए। 12 बीजेपी के पास है, 12 इनके पास है, और आरजेडी 4 पर है अगर लोकसभा का आप उठाकर देखोगे तो अगर ये तीनों इंटैक्ट होकर लड़ते हैं, और जो 2-3 नैरेटिव्स है जो अभी 1-2 दिनों में पीछे, कल देखिए आरजेडी ने एक नैरेटिव्स खड़ा करने की कोशिश किया, कल उन्होंने जाति जनगणना और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करो। देखिए वो सारी बातें मुझे लग रहा है बहुत दूर हम लोग जा रहे हैं मुख्य बिंदु से। मैं थोड़ा सा फिर से जो डिबेट हमारा है उस पर मैं आना चाह रहा हूं। जैसे श्याम रजक का डॉक्टर संजय पार्टी में वापस आना, संजय झा का ये कहना कि कई नेता हमारे संपर्क में हैं जो जेडीयू में आना चाहते हैं, साथ ही साथ भारतीय स्वराज मोर्चा का जदयू में विलय होना, ये सारी ऐसी बातें, और खास तौर पर अशफाक करीम जैसे नेता भी जो कि आरजेडी में होते थे वो जेडीयू में आ गए। तो मैं इसलिए आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जेडीयू जिस तरीके से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, उससे एक बात बहुत साफ लग रहा है कि जेडीयू 2025 के चुनाव को देखते हुए, क्योंकि अब देख लीजिए नीतीश कुमार और चिराग पासवान के भी रिश्ते बहुत अच्छे हो गए, ये साफ दिखाई पड़ता है। तो जेडीयू का ये साफ दिख रहा है कि 2025 में फिर से हमें कैसे सत्ता में आना है, और कार्यकारी अध्यक्ष इस बारे में बोल रहे हैं। महासचिव मनीष वर्मा बोल रहे हैं कि जो परिवारवाद की राजनीति से अलग सोचते हैं समाजवादी नेता, वो आ जाएं हमारे साथ, उनका स्वागत है। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि जेडीयू ये चाह रही है कि हम फिर से ताकतवर हों जैसे 2010 में थे, हम फिर से ताकतवर हों जैसे हम हमेशा से रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के नंबर 1 नेता रहे, एक बार फिर से 2025 में ये साबित करने की तैयारी है। आप सहमत हैं इस बात से? 2010 की पुनरावृत्ति तो इनकी नहीं होगी। मैं बड़ी स्पष्टता से इनको कहूंगा कि नीतीश कुमार जी के लोग चाहे जितना बोल लें, 2010 की पुनरावृत्ति यह नहीं करने जा रहे। हाँ, कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन वो जो लोग आ रहे हैं वो लोग आ रहे हैं जिनको टिकट से वहां वंचित कर दिया गया। अब श्याम रजक जी को लोकसभा का समस्तीपुर से टिकट नहीं मिला। फुलवारी में सीपीआई एमएल का सिटिंग एमएलए है, उनको स्पष्ट कह दिया गया कि जब सिटिंग है और हमारा गठबंधन है सीपीआई एमएल के साथ, तो हम फुलवारी से नहीं लड़ा सकते। इनको कहा गया कि आ जाइए, हम फुलवारी से आपको लड़ा देंगे। वो चुनाव लड़ने आ रहे हैं, जीतेंगे हारेंगे मुझे नहीं पता। अशफाक करीम को कहा गया कि भाई चलिए कटिहार आपको नहीं लड़ाएंगे तो आपको राज्यसभा भेजेंगे, राज्यसभा में किन्हीं और को भेज दिया गया। अब इधर वो टहल रहे हैं कि भाई चलिए अब यहाँ कुछ गुंजाइश मिल जाए। तो एक खबर आई 2-3 दिन पहले कि सारे लालू टाइम के जो नेता जो आरजेडी में थे वो छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया कि हम वैसे लोगों पर दांव नहीं लगाएंगे जहां हमें जीत की जरा भी संभावना में कमी नजर आए। हम नया चेहरा देंगे, नए तरीके से लोग डालेंगे चुनाव में, परिणाम क्या होगा वो हम अपने तरीके से तय करेंगे। तो एक स्कोप तो यहाँ बना है, कहा गया कि आप आइए मेरे यहाँ, स्वागत है। टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता हूँ। एक चीज से मैं सहमत हूँ कि संजय झा अमित शाह जी के साथ डे टू डे कांटेक्ट में, और बीजेपी के साथ कोई इनका अभी तत्काल किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने जा रहा है। वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, दिल्ली में हैं, तो स्वाभाविक है कि जब अमित शाह के हर बिंदु पर, कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि केसी त्यागी जी को भी जो हटाया गया वो अमित शाह जी के कहने पर या उनके इशारे पर ही इनको छुट्टी की गई कि नहीं नहीं अब चलिए अब किनारे पकड़िए। तो जहां पर गठबंधन की बात है, एनडीए में बीजेपी और जेडीयू का अभी तक तो गठबंधन दिख रहा है,
लेकिन जो जमीनी स्तर पर वो स्वराज पार्टी मिल जाए, श्याम रजक आकर मिल जाए, अशफाक करीम आके मिल जाए, वो कोई जमीनी बदलाव नहीं करेंगे। हाँ, ईबीसी को लेकर के थोड़ा पार्टी का रिफ्लेक्शन दिखता है, और उसका एक उदाहरण है कि कलाधर मंडल रुपौली से चुनाव हार जाते हैं, लेकिन जब इनका लिस्ट जारी होता है संगठन में तो वरीय उपाध्यक्ष में कलाधर मंडल को जगह दी जाती है। वो कलाधर मंडल जो चुनाव नहीं जीत सकते हैं उनको संगठन में सबसे ऊपर जगह दी जाती है। उससे लगता है कि ईबीसी को नीतीश कुमार किसी तरह से पूरी तरह से गोलबंद करना चाहते हैं। दलित लोगों को, श्याम रजक चुनाव जीते न जीते, एक सिंबॉलिक तो पूरे बिहार में है, एक समाज के नेता तो हैं, वो जब अपने तरीके से कनेक्ट करेंगे तो बोलेंगे ही कि आरजेडी ने कैसे हमारे साथ नाइंसाफी की, आरजेडी ने कैसे हमें अपमानित किया, हमें जेडीयू ने सम्मान दिया। तो जो दलित के बड़े नेता हैं वो तो एनडीए में अभी दिख रहे हैं, चाहे वो पासवान समाज के हों, रविदास समाज के हों, रजक समाज के हों, पासी समाज के हों, मांझी समाज के हों, वो है। तो फिर मैं वही बात को दोहरा रहा हूं कि ईबीसी का इंटैक्ट यहाँ दिख रहा है। बाकी एनडीए और ये जो लोग हैं सो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, इन लोगों का कॉम्बिनेशन अगर रहता है तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी। कितना इनको सीट मिलेगी हिस्से में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन परफॉर्म करेगी। लेकिन एक तरफ इस सच्चाई को भी स्वीकार करना होगा, इसको मैं भटकना नहीं कहूंगा, कि जिस तरह से टारगेटेड तरीके से या तो बयान दिया जा रहा है, होता है राजनीति का ये भी एक पार्ट है कि अगर उनको गाली दोगे, उनको हटाओगे, उनको भगाओगे तो एक इधर गोलबंदी होगी, लोग खुश होंगे। ये भी राजनीति का एक पार्ट होता है कि अगर लोग हमसे छटक गए हैं तो ओबीसी और ईबीसी की गोलबंदी के लिए किन्हीं को आपको टारगेट करना होगा। अब ललन सिंह नीतीश कुमार के कितने खास हैं सबको पता है। अब भाई उनके जन्मदिन पर अगर कोई एक शुभकामना भी, वह भी सोशल मीडिया पर भी नहीं जाता है, तो आप समझ सकते हैं मनीष वर्मा को कैसे बड़ी जिम्मेवारी दे दी गई है कि आप जरा सा संभालिए। तो अगर उस रणनीति के तहत कि हम ईबीसी को, ओबीसी को, दलित को, मुस्लिम को गोलबंद कर लेंगे तो एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ जाएंगे, 120-25 सीटें हम ले लेंगे, ये संभावना हो सकता है। लेकिन एक टारगेट करने का भी अगर कोई रणनीति है कि उनको टारगेट कीजिए, उससे इधर गोलबंदी बढ़ेगी, तो उसको भी मैं रणनीति का हिस्सा मानता हूं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की ताकत नहीं है जेडीयू में कि बिना नीतीश कुमार की सहमति से कोई कुछ बोल दे। आरसीपी भी जब बोलते थे प्रशांत किशोर के खिलाफ में, उनके पार्टी में रहते हुए, क्या नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते थे? बिना सहमति से बोलते थे। और आरसीपी के खिलाफ भी जब लोग बोलने लगे थे तो क्या बिना नीतीश कुमार की सहमति से बोलते थे? सब कुछ उनकी सहमति से होता है। वो नेपथ्य में रहते हैं, माउथपीस कोई और होता है। वो अगर रणनीति का पर डॉक्टर संजय मुझे लगता है अशोक चौधरी बोलते बोलते ओवरबोर्ड चले गए। मुझे लगता है कि अशोक चौधरी को भी पता है कि वो जो कहना चाह रहे थे, अगर सब जाति के हिसाब से देखा जाए तो अशोक चौधरी कितना गलत बोल रहे थे और उसका कोई मतलब नहीं था। और आप ये देखें, चूंकि जहानाबाद में अशोक चौधरी का भी इंटरेस्ट है, बरबीघा में अशोक चौधरी का भी इंटरेस्ट है, और क्या इंटरेस्ट है कहिए तो मैं बता सकता हूं। आखिर उनकी पार्टी के ही विधायक है ना सुदर्शन और अशोक चौधरी में क्यों नहीं पटता है? कहा जाता है कि बरबीघा से सायन कुणाल चुनाव लड़ेंगे, अशोक चौधरी ऐसा चाहते हैं, इसलिए वो बरबीघा अक्सर जाते हैं। कहा जाता है जहानाबाद से एमपी के टिकट का अशोक चौधरी ने खुद कहा है कि हमने चंद्रवंशी जी का विरोध किया था, लेकिन पार्टी ने तय कर लिया तो हमें उनको वोट देना चाहिए। पर यह स्थिति तो हर जगह नजर आई। क्या जेडीयू के जो वोटर माने जाते हैं उन्होंने ललन सिंह को वोट दिया था क्या मुंगेर में? एनडीए के जो वोटर माने जाते हैं, क्या गिरिराज सिंह को उन लोगों ने वोट दिया था क्या? अगर वो दिए होते तो गिरिराज सिंह और ललन सिंह की जीत इतने कम वोटों से तो नहीं होती। तो इसीलिए कास्ट डायनेमिक्स भी तो एक चीज है। और लालू प्रसाद जी ने जो चाल चली, कई जगह कुशवाहा को उतार दिया, तो जो जेडीयू का कोर वोटर था वो तो टूट ही गया।
सवाल यहां पर यह उठ रहा है, रवि उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल यह उठ रहा है कि एनडीए अपने कोर वोटर को जब तक साथ नहीं जोड़ लेगी तब तक यह सोच लेना कि हम 120 पर पहुंच जाएंगे असंभव है। ये पहुंचना बहुत मुश्किल है। आप खुद कह रहे हैं 3 बार नहीं गए, 4 बार नहीं गए, तो अरे भाई नहीं गए तो हार गए ना, वहां पर नहीं गए तब हार गए, और ऐसे बोलिएगा तो कैसे जीत जाइएगा? यह भी तो बात है। 6 महीने पहले तक, लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले तक ललन सिंह क्या बोलते थे, और जैसे ही एनडीए में आए ललन सिंह की भाषा बदल गई, और ललन सिंह से ज्यादा वहां के लोगों ने प्रचार करके, कैंपेन करके ललन सिंह को जिताया। रवि जी, आपसे बड़ा सीधा सा सवाल है। जेडीयू मिशन 120 लेकर के चल रही है, और अब प्रदेश में जनसुराज पार्टी भी है, वो भी चुनाव लड़ेगी, ओवैसी भी सीमांचल में एक्टिव दिखेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 3 नंबर की पार्टी 1 नंबर बन सकती है? क्या इसकी गुंजाइश आपको दिखाई दे रही है? पंकज जी, जिस तरीके से अशोक चौधरी जो बयान दे रहे हैं, उससे आपको लगता है क्या कि 1 नंबर की पार्टी बन जाएगी? जो कोर वोटर है, एनडीए के लिए मरने और मारने की स्थिति में भूमिहार समाज रहता है, और उसको आप जिस तरीके से माने बिलो द बेल्ट बात कर रहे हैं, और आप अपनी पार्टी के आप बड़े नेता हैं, कद्दावर हैं, नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के आप सदस्य हैं, जो 4 लोग हैं उसमें से आप एक व्यक्ति हैं, तो वो, और आप अपनी बड़े जब नेता होते हैं तो आप सबके लिए रोल मॉडल होते हैं, तो आप रोल मॉडल होकर के और भूमिहार समाज को इस तरीके से आप जो सो जुबानी हम कहेंगे तो गलत नहीं है, और वो आप बोल रहे हैं, तो ये क्या दर्शाता है? और कैसे आप चाहिएगा कि जो तो भूमिहार समाज आपके साथ में चले, और 120 जो तीसरे पायदान पर है, 1 पायदान पर, तो यह नहीं होने वाला है। अशोक चौधरी की पहचान है क्या? अपने जो बरबीघा, जहानाबाद, जो उनके पूरे इंटरनेशनल के वो कुछ हो जाए, लेकिन देखिए वोट उनके पास है क्या? जिस समाज में से आते हैं उस समाज का वोट है उनके पास, ये तो सबसे बड़ी बात है। वो ठीक है ऊपर एमएलसी रहे, उनके लिए वह ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बोल करके वह एक समाज को टारगेट कर रहे हैं, यह, और देखिए नीतीश कुमार कभी भी समाज और जात पात में इस तरीके से नहीं रहे। यह नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं इन लोगों ने इस तरीके का बयान देकर के नीतीश कुमार को बैकफुट पर ढकेल दिया है। वो कह लीजिए, मनीष वर्मा से ही बात करिए, मनीष वर्मा से ही आप पूछ लीजिए कि क्या वो, देखिए ये निश्चित रूप से अशोक चौधरी का जो बयान आया है, जिस तरीके से उन्होंने एक समाज को, जहानाबाद को लेकर के वो, और उनका दर्द कहाँ है यह आप भी समझ रहे हैं पंकज जी। उनको बरबीघा चाहिए, उनको शेखपुरा चाहिए, तभी और ये कहना कि बेटी और रोटी दे दिए हैं, अब तो बेटी और रोटी का मतलब ही थोड़ी है कि आप सबको कुछ ना कुछ बिलो द बेल्ट बात बोलते चलिएगा। संजय जी बैठे हुए हैं, संजय जी से आप पूछिए, डॉक्टर संजय कुमार यह भी कुछ बताएंगे। यह तो उधर के रहने वाले हैं जहानाबाद के। जितनी बात हम कह रहे हैं उससे ज्यादा बात इनको भी, इनके पास भी ये खबर है कि अशोक चौधरी वहां को जहानाबाद का प्रभारी बनाया गया है, और जो प्रभारी होकर के इस तरह की बात करेगा और भूमिहार समाज का वोट ले लेगा आने वाले, और 4 महीने बाद, अब 4 सीटों पर अभी होने वाला है उपचुनाव विधानसभा का, और वह विधानसभा के वहां पर भूमिहार भी वहां पर डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। तो आप इस तरीके से देखिए, ये अशोक चौधरी किस लिहाज से और कैसे बोले, यह पार्टी को मजबूत करना चाह रहे हैं या 3 नंबर पर ही बनाए रखना चाह रहे हैं, या तो हम अब तो वही बता सकते हैं हमसे बेहतर। नहीं, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हास्यास्पद बात यह लग रही थी कि वो कह रहे थे वसूल, वजूद, उसूल की बात कर रहे थे। मंत्री बनने के लिए कांग्रेस छोड़ करके जेडीयू में आ गए, और जेडीयू में आए और इतना ही नहीं हुआ, बेटी को एलजेपी से लड़वा दिए, और वो उसूल की बात कर रहे हैं। और रहा बात वजूद का, ठीक है, तो वजूद कब तक कहां रहेगा? अगर सत्ता यहां नहीं मिली तो फिर कांग्रेस में जाएंगे कि आरजेडी में जाएंगे, ये तो पता ही नहीं है। और लोग उनसे ये पूछ लेगा कि अरे भाई कौन से उसूल की बात कर रहे हैं आप? जिस पार्टी में
वो कितनी बार किधर गया किधर आया, अगर उसको पेंडुलम कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो कौन से आपके नेता उसूल वाले हैं और कहां से आपके नेता वजूद वाले हैं, ये सवाल तो मैं बड़ा खुला बोल रहा हूं। लोकसभा चुनाव में मैं घूम रहा था बिहार में, कई जगह मैंने सुना कि मजाक में लोग कह देते थे अरे इसके बात पर ध्यान मत दीजिए, ये तो नीतीश कुमार है। जबकि मेरे लिए, मेरे दिल में बहुत सम्मान है नीतीश कुमार के लिए, लेकिन मैं बता रहा हूं ये लोग लोकल लैंग्वेज में इस तरह की बात करते हैं कि अरे इसके बात पे क्या भरोसा कर रहे हैं, ये तो नीतीश कुमार है, कब इधर रहेगा कब उधर रहेगा, ये लोग बोलते हैं। पर इस परिस्थिति में भी नीतीश कुमार अभी भी बहुत क्रेडिबल चेहरा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी वो सबसे बड़े नेता है और सबसे रिलायबल नेता हैं। लोगों को लगता है कि इनके रहते बढ़िया कामकाज प्रशासन बना रहेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जन स्वराज पार्टी का एंट्री होना और वो आरजेडी और जेडीयू पे ऐसा अटैक कर रहा है, आरजेडी पे कर रहा है कि लालू प्रसाद अपने परिवार के लिए करते हैं, और जेडीयू पे कर रहा है कि अरे कब तक जेडीयू कहती रहेगी, एनडीए कहता रहेगा 15 साल खराब था तो आपका कौन सा 15 साल अच्छा है, आपने क्या किया है। इस परिस्थिति में प्रियदर्शी रंजन जी, क्या आपको लग रहा है कि एनडीए को जैसा चुनौती लोकसभा चुनाव में मिला है उस तरीके से विधानसभा चुनाव में एनडीए बेहतर कर पाएगी, और क्या जो जेडीयू का मिशन 120 है वो पूरा होता दिख रहा है आपको? क्या मुझसे पूछ रहे हैं क्या? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं जी। देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार आज के दिनों में हैं, जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि अब वे नंबर 1 पर वापसी उनकी पार्टी करने वाली है। नंबर 1 नेता वे बेशक बने रहेंगे, आज की तारीख में भी हैं, आने वाले दिनों में भी वे बिहार के हो सकता है कि नंबर 1 नेता बने रहे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड अब नंबर 1 पार्टी बनेगी, इसकी संभावना मुझे बहुत ही कम नजर आता है। देखिए, चूंकि नीतीश कुमार की पूरी राजनीति को समझेंगे तो हो सकता है कुछ कोई अन्यथा न ले, लेकिन एक प्यासा कौवा की कहानी है जो बहुत ही चतुर होता है। तो उसको जब प्यास लगता है और प्यास बुझाने के लिए उसे पानी जब मिलता है एक घड़े में, वो घड़ा तक पहुंच नहीं पाता है, तो छोटे छोटे कंकरों को उठा करके यहाँ से वहां से डाल करके पानी को ऊपर लाता है और अपनी प्यास को बुझाता है। उसी तरीके से नीतीश कुमार की राजनीति है, छोटे छोटे टुकड़ों में वोटरों को उठाते हैं, छोटी छोटे पूरी जाति को। कभी वो हार्डकोर राजनीति नहीं करते हैं, या हार्डकोर नीतीश कुमार के पास कैडर नहीं है या संगठन नहीं है जनता दल यूनाइटेड के पास। छोटे छोटे टुकड़े हैं, किसी को एक जाति है तो उसका छोटा सा टुकड़ा, दूसरी जाति है उसका छोटा सा टुकड़ा, इसी तरीके से अन्य यहाँ वहां, और उन तमाम टुकड़ों को सत्ता नामक की घड़ा में डालते हैं, और उस घड़ा में जो सत्ता का पानी जो नीचे बैठा हुआ है वो धीरे धीरे ऊपर आता है और नीतीश कुमार अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन अब वो टुकड़ा भी उनको नहीं मिलने वाला है। जिस तरीके से वो हमला कर रहे हैं, उनके लोग एक एक लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अशोक चौधरी ने एक जाति को टारगेट किया, अभी जो इनके कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं वो जिस तरीके से अपना एजेंडा जनता दल यूनाइटेड के भीतर चला रहे हैं वो भी कहीं से भी हितकर नहीं है। और नीतीश कुमार भले ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हों, लेकिन आपने शुरुआती दौर में ही कहा कि 12% से अधिक मुसलमान उनको वोट नहीं देता है, तो नीतीश कुमार को वोट कौन देता है ये भी नीतीश कुमार को समझना होगा। और अगर मुसलमानों के नाम पर आप इस तरीके से बार्गेन करेंगे तो एनडीए में रहते हुए तो शायद आपकी दाल न गले। एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार शायद जो तीसरे पायदान पर हैं, हो सकता है कि उनका पायदान और नीचे ही आ जाए, उनकी सीटें 40 से भी नीचे चली जाएं, जिस स्थिति में वे चल रहे हैं। क्योंकि लोकसभा का चुनाव अलग होता है, लोकसभा चुनाव में इनको सीटें आई हैं 1 दर्जन, लेकिन वो किस वजह से आया है, किन कारणों से आया है, ये सभी लोग जानते हैं। उसके लिए जिम्मेवार और कारक नीतीश कुमार नहीं है। तो मेरा मानना है कि ये छोटे छोटे टुकड़ों को समेट करके जो नीतीश कुमार राजनीति करते थे, अब वे छोटे छोटे टुकड़े भी नहीं आ रहे हैं। और नीतीश कुमार हमेशा से दलित, अति पिछड़ा
नहीं, थोड़ा सॉफ्ट मुसलमान। पर मैं प्रियदर्शी जी, मैं चाहूंगा प्रोफेसर सुधांशु कुमार बोलें, फिर रवि जी भी बोलेंगे। मैं एक बात बड़ा सीधा पूछना चाह रहा हूं कि आज की स्थिति में भी आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार का विकल्प कोई बिहार में दिखता है? क्योंकि बीजेपी ने भी एक प्रयोग सम्राट चौधरी के रूप में कर लिया। लोकसभा चुनाव में सम्राट चौधरी फिसड्डी साबित हुए और नीतीश कुमार को स्पेंट फोर्स माना जा रहा था कि खत्म हो चुके हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का वोट उनके साथ है, 12 सीट ला करके नीतीश कुमार ने भी जता दिया कि आप लोग ऐसे जो कहते रहिए, मीडिया वाले कहते रहे, अन्य लोग कहते रहे, लेकिन मेरी ताकत बरकरार है। जो ईवीसी वोटर है वो उनके साथ है। लाख अब कोई आप कहें प्रियदर्शी जी कि वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट था, तो पीएम मोदी के नाम पर वोट था, तो नीतीश कुमार के नाम पर भी वोट था। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के तो कहा जा रहा था, यही प्रशांत किशोर तो कह रहे थे कि 4 से ज्यादा सीट ले आए तो मैं नेशनल चैनल पे माफी मांगूंगा, लेकिन 12 ले आए। स्ट्राइक रेट उनका शानदार रहा। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर पूछ रहा हूं, ये मिशन 120 पूरा हो या ना हो, लेकिन क्या अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि बिहार में नीतीश के विकल्प के रूप में कोई नेता आपको दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि ईबीसी का रुझान, जब एनडीए, जेडीयू और बीजेपी एक साथ रहती है तो ईबीसी एनडीए को छोड़ करके कहीं और वोट नहीं करता है। यह कई बार साबित हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नीतीश कुमार का विकल्प बिहार में भले ही ना हो, लेकिन जनता उन्हें राजनेताओं के बीच में नीतीश कुमार का विकल्प नहीं है, लेकिन जनता के बीच में तो नीतीश कुमार का विकल्प है। तभी तो नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया और 40 सीटें आई। ये मैं प्रोफेसर सुधांशु कुमार से पूछ रहा था ये। अच्छा जी। पंकज जी, देखिए, बिहार विधानसभा का जो चुनाव है उसमें 2 लीडर हैं। एक तरफ नीतीश जी होंगे, दूसरी तरफ तेजस्वी होंगे। जो चयन है जनता को इन दोनों के बीच करना है। दोनों के अपने अपने पॉलिटिकल बेस भी है, जाति बेस भी है, और उनके सबके अपने, दोनों के अपने कुछ कुछ काम। आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, देखिए, एक चीज तो नीतीश जी ने लोकसभा में बहुत स्पष्ट कर दिया कि वो सारे जो उनके बारे में कही जा रही थी बातें कि अब नीतीश जी फिनिश हो गए, उसको उन्होंने कम से कम धाराशायी कर दिया। मेरी ये समझ है, लोकसभा रिजल्ट ने ये बता दिया। और जो आप कह रहे हो ना एनडीए में, मेरी समझ ये है कि नीतीश कुमार, जो ईबीसी कास्ट है, वो नीतीश कुमार के साथ है। और आपको और बताऊं, जो दलित जातियां हैं, अगर लोजपा आज उसके साथ जुड़ जाती है तो मोटे तौर पे एक बड़ा समुदाय दलितों का वो भी आज के दिन में एनडीए के साथ है। तो ये किसी को भी नहीं भूलना चाहिए। और ये अगर कोई कह दे कि नीतीश कुमार आज के दिन में फिनिश होने की स्थिति में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखेगा आपको। और देखिए, अब वो क्या कर रहे हैं, छोटी ये अशोक जी वाली, तो मैं तो उसको जिससे जो आपने कहा, मैंने वो चीज पहले ही कही कि मुझे भी बड़ा आश्चर्य लग रहा है उनके बयान को देखकर कि इस दौर में वो इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। तो शायद कोई पर्सनल खुन्नस हो उनका, कुछ अपना, वो कई बार लोग बयानबाजी अपने ही दल के नेता के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए करते हैं, तो शायद उस तरह का कोई रहा होगा जो आप लोग भी रिपोर्ट करो। मुझे भी लगभग उसी तरह की मेरी समझ थी। लेकिन जो नीतीश जी सब सजा रहे हैं, जिस तरह की चीजों को सजा रहे हैं, अगर कल रजक जी वापस आए तो उनको लाया गया, वो अपने समाज के बीच जाएंगे। मान लीजिए, मतलब चलिए जाति का नाम नहीं लेते, लेकिन वो सारे तरह के जो जातियों के लीडर्स हैं उनको इकट्ठा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। ईबीसी में उनकी अपनी पहचान है, जो महादलित जातियां हैं उनकी अपनी पहचान है, वहां पर उनका अपना किया हुआ काम है। देखिए, चीजें कहाँ कहाँ फंसेगी, केवल अगर उसको ये लोग खास करके जेडीयू अगर समेट पाती है। एक तो ये है कि जो विपक्ष नैरेटिव बना रहा है, जो कल से शुरू हो गया बिहार के अंदर, पहले से चीजें चल रही थी कि चूंकि, और उसकी शुरुआत नीतीश जी ने स्वयं करी है कि जो एक तो वो है कि नौकरी वाला मामले पर क्या कर पाएंगे, जो पीछे हम लोगों ने, याद होगा आप और हमने एक बार डिस्कस किया था कि भाई अगर वो 5 लाख नौकरी जो प्लानिंग कर रहे हैं, अगर वो देकर जाएंगे, अगर उन्होंने इलेक्शन से पहले ये काम कर लिया, तो वो जो तेजस्वी जी का एक तरह का यूएसपी बन गया है कि भाई वो ये जब आते हैं, या तेजस्वी जो अपने तरीके से कहते हैं कि हम नौकरी दें, अगर उसको एक तो वो टैकल कर ले वो, और दूसरा ये जो जाति जनगणना और आरक्षण का मुद्दा, ये दोनों भी अगर जेडीयू टैकल करने में सफल हो गई, और जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी ये तीनों एक साथ रह गई जैसा अभी लग रहा है, और मुझे उसमें कहीं से कोई कमी नहीं दिखा रही। ये सारी चीजें बीच बीच में चलती रहती हैं, लेकिन आज के दिन ये अलायंस, एनडीए अलायंस में कहीं से कोई विद इन अलायंस कोई खटपट, खास करके बिहार के विधानसभा के संदर्भ में तो मुझे अभी नहीं दिख रहा। लोकसभा में कुछ मुद्दों को लेकर हुआ है, पार्टी का कोई आपसी झगड़ा नहीं है, लेकिन कुछ और सबकी अपने अपने कंपल्सन्स भी, मैं आपको बताऊं,
अगर वक्फ बोर्ड जैसा मुद्दा आएगा तो नीतीश कुमार जी के अपने कंपल्सन है, नीतीश की नहीं, पार्टी ठीक हो है, सकता है। ठीक है, आपने ये बात कह दी। अब सवाल ये उठता है, डॉक्टर संजय रवि जी मैं आ रहा हूं। अब देखिए, दलित के सारे चेहरे एनडीए के साथ हैं, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते। जो बड़े नेता है, श्याम रजक हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, ये सारे बड़े चेहरे वो एनडीए के साथ है, और दलित का भी 19% वोट है। तो मुझे लगता है जनक राम भी बीजेपी में है, तो मुझे लगता है कि दलित में भी बाय एंड लार्ज ये मैसेज जाएगा कि हमारे सारे बड़े नेता एनडीए के साथ हैं। अशोक चौधरी का जो बयान है, मुझे लगता है कुछ समय के साथ ये बयान खत्म हो जाएगा, और अशोक चौधरी ने कई बार इसका खंडन करने का भी कोशिश किया। लेकिन इस सब के बावजूद मैं एक चीज बड़ा साफ आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको लग रहा है कि नौकरी या जातीय जनगणना, क्योंकि जातीय जनगणना भी नीतीश कुमार का ही शुरू कराया हुआ है, और नीतीश कुमार के नेता कहते हैं कि जातीय जनगणना जब बात हो रही थी, कैबिनेट से पास हुआ था, तो बीजेपी साथ थी, कैबिनेट में बीजेपी थी, बीजेपी के साथ सरकार थी। तो यह मुद्दा कैसे काउंटर होगा, यह देखने वाली बात होगी। और मेरे साथ तो संजय झा ने बाकायदा इंटरव्यू में कहा कि मुंबई में हम लोग चाहते थे जातीय जनगणना को लिया जाए, लेकिन कुछ नेताओं ने विरोध किया और लालू प्रसाद भी हमारे साथ खड़े नहीं रहे। तो जब बात निकलेगी तो सब बताया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि इन सब चीजों के बीच में जो कुछ पॉलिटिकल फोर्स, जैसे जन स्वराज पार्टी भी है, वो मुसलमानों को भी अपनी तरफ खींच रही है, अलग अलग जातियों को भी अपने तरफ खींच रही है, वो आबादी के हिसाब से टिकट बांटने की बात कह रही है। ऐसे में क्या आप देख पा रहे हैं कि जेडीयू की ताकत बढ़ेगी या जेडीयू का नुकसान होगा, बीजेपी का ज्यादा नुकसान होगा, आरजेडी का ज्यादा नुकसान होगा, या आरजेडी का ही सबसे कम नुकसान होगा? देखिए, जो मैं देख रहा हूं, जो जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, कुशवाहा समाज के लोगों ने लोकसभा में वोट नहीं किया, लेकिन कुशवाहा समाज के लोगों को खुश करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा में भेजा गया, भगवान सिंह कुशवाहा को विधान परिषद में जगह दी गई, और अभी भी कहा जा रहा है कि लौ कुश एक साथ रही। लेकिन कुशवाहा समाज इतना पॉलिटिकल और टैक्टिकल वोटिंग करता है कि लालू प्रसाद जी कौन सा जाल फेंकेंगे और उस जाल में कुशवाहा समाज ना आए, बिल्कुल नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा हो जाए या एनडीए के साथ खड़ा हो जाए, इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह है। लेकिन जो जाति आपके साथ लड़ते भिड़ते मरते रही है, बिल्कुल रवि उपाध्याय जी की बात से मैं सहमत हूँ, उन जातियों को आप सीधे सीधे जा करके एक तरह से आप धमकी दे रहे हैं। आप कटिहार के इंचार्ज थे और कटिहार में ईबीसी का कैंडिडेट था, वहां कैसे हार गए आप? और जहानाबाद के प्रभारी हैं भगवान सिंह कुशवाहा, ये तो प्रभारी भी नहीं है, ये मंत्री जी जा करके सीधे अपना कुछ कुछ बोल करके चले आए, धमका के चले आए। ललन सिंह को उसी शेखपुरा में कह दिए थे, वो वायरल हुई थी चीजें कि आप कौन होते हैं रोकने वाले। वो जो सुदर्शन वहां के विधायक हैं, उनको एकदम कहते हैं कि आप किनारे पकड़े रहिए, किसी समय हम आपको किनारे कर देंगे। धमका करके अगर कोई पार्टी चाहेगी कि किसी का वोट ले ले और चाहेगी किसी को उपकृत करके वोट कर ले, शायद अब वो दोहराने वाली बात नहीं हुई। कुशवाहा समाज के बारे में फिर मैं कह रहा हूं, अगर लौकुश का समीकरण है, उस समाज को लालू प्रसाद जी ने फ्रैक्चर्ड कर दिया है लोकसभा के चुनाव में। रवि जी भी मेरी बात से सहमत होंगे, विधानसभा के चुनाव में भी उनकी आकांक्षा और महत्वाकांक्षा को इतना बढ़ा दिया है कि यादव समाज के लोग मुख्यमंत्री बन चुके, कुर्मी समाज के लोग बन चुके, अब बारी कुशवाहा की है। और कुशवाहा समाज इससे कम पर तैयार नहीं है, जो बार बार नीतीश कुमार की तरफ ले जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ही सर्वमान्य और सब दिन के नेता बनेंगे। कुशवाहा समाज महत्वाकांक्षी हो गया है। और दलित समाज की जहां तक बात है, तो मांझी जी से जरा सा ऑफ कैमरा बतिया लीजिएगा, पता चल जाएगा कि वो किनके साथ हैं। चिराग पासवान जी की महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की है, वो एक अलग अपना राग अलाप रहे हैं। आप एक क्लब करके देख रहे हैं कि 19-20% दलित, लेकिन वो दलितों की अपनी महत्वाकांक्षा है। तो एनडीए में कितने लोगों को जोड़ पाएंगे लोग,
नहीं जोड़ पाएंगे लोग, ये तो थोड़ा अभी प्री मैच्योर्ड होगा। चलिए आपने अपनी बात कह दी। मैं रवि उपाध्याय जी से एक सवाल पूछता हूं। रवि जी, क्या आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर मंत्री बना दिया जाए, राज्यसभा में तो चले गए, फिर भी कुशवाहा एनडीए से दूर रहेगा, या जो लोकसभा चुनाव में कुशवाहा का वोट इधर उधर गया है वो एनडीए की तरफ एक मुश्त होकर के नहीं आएगा? पंकज जी, देखिए, निश्चित रूप से जो उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया, या अंदर खाने में लंबे समय से ये बात चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को यदि राज्यसभा भेज देता है एनडीए, तो मजबूती के साथ वो कुशवाहा जो इधर उधर हमारी भाषा में जो हुलुक बुलुक करते हुए इधर उधर गए थे, वो लोग फिर से मजबूती के साथ चले आएंगे। और अब रही बात कि उनको केंद्र में मंत्री बनाने की, तो निश्चित रूप से केंद्र में यदि वो मंत्री बनते हैं, तो आप इधर सासाराम, रोहतास, काराकाट, बक्सर की तरफ आप निकल करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वहां के कुशवाहा समाज के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को इस बार मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जाएगा। और यह शामिल करने के साथ ही, और देखिए, पिछले दिनों आपने ये शायद पब्लिक डोमेन में यह बात भी नहीं आई होगी कि उपेंद्र कुशवाहा जो ही राज्यसभा के लिए गए, वो 2 बार नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई, और जो मुलाकात की जो तस्वीर वायरल हुई, मीडिया में जो छपी, जो आई, वह देखिए किस तरीके से एकदम जैसे बड़ा भाई छोटे भाई को गलबहिया करता हुआ दुलार प्यार लाड प्यार करता है, उसी लिहाज से नीतीश कुमार ने उनको पकड़ रखा था। हालांकि वहां पर मनन मिश्रा भी थे, लेकिन मनन मिश्रा और उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार के साथ में जो बॉडी लैंग्वेज था, उस केमिस्ट्री को आप पढ़ सकते हैं आराम। चलिए आप बिल्कुल आपने साफ कह दिया। चूंकि अब समय की सीमा खत्म हो रही है, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू अपने मिशन 120 को पूरा कर सकती है। इनर स्ट्रक्चरिंग तो बहुत हो रहा है, काफी फेरबदल हो रहा है, जिम्मेदारियां बदल रही हैं, लेकिन जो मिशन है जेडीयू का, क्या वो 2025 में कामयाब होगा? प्रियदर्शी जी आपका, प्रोफेसर सुधांशु कुमार आपका, रवि जी आपका और डॉक्टर संजय कुमार आपका बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।